कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इसकी बात करेंगे परिभाषा, ठीक है, फिर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फंक्शन है, इन सारे बिंदु पर चर्चा करके हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। ठीक, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो परिभाषा में आपको बताना है वह है सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह। किसका संग्रह? विधियों का संग्रह। कॉन्स्टिट्यूशन वह सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। उनके उत्तरदायित्वों को, किसके? उनके उत्तरदायित्वों को बांटा गया है। उनके उत्तरदायित्वों को क्या है? बांटा गया है ताकि उनमें टकराव ना हो। ताकि क्या ना हो? टकराव ना हो। यस, ताकि उनमें क्या हो? टकराव ना हो। तो ये है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा। अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आ ही नहीं, क्यों नहीं आ रहा? देखो, हम्म हम्म तो ये है हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी। ये क्या है? हमारी जुडिशरी। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, तो हमारे शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर। ये 3 क्या है? शासन के पार्ट्स हैं। इनके बीच में क्या है? शक्तियों को बांटा गया है। इनमें शक्तियों का संतुलन किया गया है। इसी को हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। तो पहले हम इनकी संरचना समझ लें, फिर इसके बारे में बताएंगे कैसे शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, और संविधान की हम परिभाषा को बाकायदा क्या है समझाएंगे। देखो, तो इसमें हम जानते हैं
कि हमारी जो लेजिस्लेटर है, हमारी जो संसद है, ठीक है, विधायिका जो है, इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 79 में क्या है बताया गया है कि हमारी संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन 3 चीजों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उसका अभिन्न अंग है, क्योंकि उसके बिना अनुमति के कोई भी हमारे देश में कानून पास नहीं होता। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा यहाँ पर क्या है, व्यक्ति के रूप में नहीं है, यहाँ पर एक संस्था के रूप में है। राष्ट्रपति यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, क्या है, पर्सन नहीं है, क्या है, यहाँ पर एक संस्था के रूप में है। जिस प्रकार हमारी लोकसभा, राज्यसभा ये संस्थाएं हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संस्था है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना, आर्टिकल 79 क्या कहता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर क्या है, हमारी संसद का निर्माण हुआ है। अब ये जो संसद है, चूंकि हमारे देश में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता द्वारा क्या है, व्यक्तियों को चुना जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव क्या है, लोकसभा राज्यसभा में बैठती है। तो लोकसभा में याद रखना इस चीज को, लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए क्या है, चुने हुए लोग बैठते हैं। तो राष्ट्रपति चूंकि देश का मुखिया है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का क्या है, मुखिया है, क्या है, राष्ट्रपति क्या है, एग्जीक्यूटिव का भी क्या है, मुखिया माना जाता है, ठीक। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 75, कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुमत दल के नेता के रूप में, जिसको मेजोरिटी प्राप्त है, उस पार्टी के लीडर के रूप में राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। शब्द अपॉइंटमेंट याद रखना है, क्या रखना है, अपॉइंटमेंट याद रखना है। दूसरी बात, अब एक और आर्टिकल है इसी के थोड़े कम, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में लिखा है राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, बताइए, बताइए, आप बताइए। आर्टिकल 74। और अगर पूछें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो क्या है, आर्टिकल 75। दोनों शब्द अलग अलग हैं, प्रोविजन शब्द आ जाए, प्रावधान शब्द आ जाए, तो है आंसर क्या, आर्टिकल 74। और अगर मान लो अपॉइंटमेंट शब्द आ जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 75। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो हमारी विधायिका है, इसी से ही ओरिजिन हुआ है किसका, कार्यपालिका का, ठीक। अब इन दोनों में क्या है, शक्ति का संतुलन किया गया है। कैसे, देखो, ये तो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक, ये तो हमारी क्या है, देश की सर्वोच्च संस्था है। हमारे देश में संसद को हमने कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है, वो हमने अपने देश में क्या है, लागू की है। संसदीय प्रणाली कहती है कि जो मंत्री परिषद होगी, जो मंत्री परिषद होगी, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, क्या होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, क्या होगी, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ ये होगा कि यदि मंत्रिमंडल ने कोई फैसला लिया, ठीक, और अगर उस फैसले में कोई क्या है, गड़बड़ी है, कोई घोटाला है, कोई स्कैम निकल के आ गया, ठीक है, तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो अपोजिशन लीडर होते हैं, अगर वो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव, क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तो भले ही एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ हो,
लेकिन संपूर्ण मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मंत्रिमंडल के डिसॉल्व होने से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये भी अपना इस्तीफा दे देंगे। इसी को कहा जाता है कि सरकार गिर गई, सरकार गिर गई या खत्म हो गई। एक शब्द चलता है आम भाषा की बोलचाल में, कहते हैं कि सरकार गिर गई। क्या है सरकार गिरना? यही है सरकार गिरना, क्योंकि सरकार कौन है? मंत्री परिषद। सरकार कौन है? मंत्री परिषद। आपसे पूछा जाए सरकार किसे कहते हैं, तो ना लोकसभा है, ना राज्यसभा है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री। सरकार का मतलब होता है ओनली मंत्री परिषद, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक अच्छा सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा है। कैसा? कि जो लोग लेजिस्लेटर में बैठे हैं वही लोग कार्यपालिका में भी बैठे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी सरकार को कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो वो कानून लेके आते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में पास करते हैं। अब उनको पता है हम ही बैठे यहाँ पर, तो उनकी जो मन की इच्छा होगी वो यहाँ पर वो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि जो लोग कार्यपालिका में बैठे हैं वही लोग लेजिस्लेटर में, मतलब विधायिका में भी बैठे हैं, है ना। तो पहली चीज तो समन्वय है। और अगर कोई गलती होती है, विरोधाभास आता है, तो फिर वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो ये कहलाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी हमारी विधायिका का सीधा नियंत्रण किस पर है? सीधा नियंत्रण किस पर है? कार्यपालिका पर। कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती। कार्यपालिका क्या है? निरंकुश नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में लागू है, ठीक है। डिक्टेटर मतलब वो अपनी सीमाओं के दायरे में रह के काम करेगी, उसको जितनी शक्तियां सौंपी गई हैं केवल उतना ही काम करेगी, इससे अधिक काम नहीं करेगी। वो कहलाता है क्या है? अंकुश, निरंकुश होना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सीमाओं को लांघ कर अपना कार्य करने लगे तो निरंकुशता कहलाती है, ठीक। अब थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 137 में एक व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, और कहा गया है जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा गया है? जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा गया है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। न्याय पुनरावलोकन की शक्ति। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के लिए न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अब इस शक्ति में कहा यह गया है कि हमारी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा कोई भी अधिनियम, नियम, विनियमन, गाइडलाइन कुछ भी पारित किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के क्या है, अगेंस्ट है, वो फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है? वायलेशन करता है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो उस नियम को क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, उसको डिजोल्व कर सकती है, उसको बर्खास्त कर सकती है। यानी संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे संविधान या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा होता है तो वो आर्टिकल 137 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा, खारिज कर देगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और उसको क्या है? बर्खास्त कर देगा। यानी यहाँ पर हम ये सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि हमारी जो संसद है वो संविधान की सीमाओं के रहते हुए ही कानून बना सकती है। ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के बाहर है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारी विधायिका निरंकुश नहीं है। हमारी विधायिका क्या है? संप्रभु। एक शब्द आता है सॉवरेनिटी, संप्रभु नहीं है। हमारी विधायिका कैसी नहीं है? सॉवरेन नहीं है। मतलब वो अपने मन से ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या संविधान के अगेंस्ट हो। तो देखो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पा रही, यहाँ संसद भी निरंकुश नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या है? बाकायदा शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी क्या है, जो शक्तियां हैं वो भी एक सीमित दायरे में, क्योंकि उसको रेगुलेट कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा क्या है? उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में अंतिम शक्ति कोई भी नहीं है। हमारे देश में अंतिम शक्ति केवल और केवल क्या है?
भारत की जनता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है, हम भारत के लोग, क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी स्पष्ट कहा गया है कि संविधान में शक्तियों का जो सोर्स है, शक्तियों का जो स्रोत है भारत की जनता से है। अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में है, वोटर के हाथ में है, ना संसद के हाथ में है, ना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिल रही है? जनता से। संसद को शक्ति कहां से मिल रही है? जनता से। समझ रहे ना? तो अंतिम शक्ति यहाँ पर ना संसद है, ना राष्ट्रपति है, ना हमारे क्या बोलते हैं जुडिशरी है, ना कोई है। लेकिन इनके बीच में क्या है? इनके बीच में बाकायदा क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। कैसे? देखो, इनका काम है केवल और केवल लॉ फॉर्मेशन करना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। क्या करना? ये केवल और केवल कानून बनाती है। कार्यपालिका का काम है कि जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा उसको लागू करना। इनका काम क्या है? यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, इसका काम है लॉ लागू करना, बस, और कोई काम नहीं है। इन्फोर्स करते हैं ये। और इनका काम है कि संसद या कार्यपालिका द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको एग्जामिनेशन करना, उसको चेक करना, गुड है कि बैड है। तो ये हमेशा क्या करता रहता है? चेक करता रहता है कि गुड है कि बैड है। तो इनका काम तो समझ में आ गया है कि इनका काम है लागू करना, इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है चेक करना। ये हो गया काम। तो हमने वही तो परिभाषा में बताया था कि वह सर्वोच्च मौलिक विधियों का संग्रह है। संविधान क्या है? विधियों का संग्रह है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। तो शक्तियों को क्या बांटा गया है कि भाई बांट दिया हमने कि तुम क्या करना? कानून को लागू करना, तुम कानून बनाते रहना और तुम चेक करती रहना समय समय पर, ताकि हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकार क्या हो? कम ना हो जाए, उनकी स्वतंत्रता को छीना ना जाए, उनके जीवन को क्या है? छीना नहीं जाए। बात समझ रहे हो? अब उनके उत्तरदायित्वों को भी बांटा गया है ताकि उनमें क्या है? एक सुंदर क्या है? समन्वय हो। इसी समन्वय को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन। क्या कहते हैं? यानी अंतिम शक्ति, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक तरफा शक्ति किसी को नहीं सौंपी गई है। हमारे देश में क्या है? रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है। विधि से ऊपर कोई नहीं है। विधि सर्वोच्च है। विधि क्या है? सर्वोच्च है। विधि के ही, विधि कानून ही बताएगा कि राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, लोकसभा के क्या काम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के काम क्या होंगे। वो ही निर्धारित करेगा कि अंतिम रूप से कैसे कार्य हमारी सरकार करेगी, कैसे हमारे देश का प्रशासन चलेगा, कैसे हमारे देश का शासन होगा। ये सारा पूरा सिस्टम जो है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई सीधी सीधी हमें बात समझ में आ रही है, संविधान क्या है? पहली चीज तो वो क्या है? हाईएस्ट है, कंप्लीट है, सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, वो अंतिम शक्ति है। तो पहली चीज तो क्या है? सर्वोच्च है। दूसरी बात, ये देश का मौलिक कानून है। इस कानून के ऊपर कोई कानून नहीं होगा। जितने भी देश में कानून होंगे वो सब इसी संविधान से क्या है? ओरिजिनेट होंगे, निकलेंगे। ये भी हमारे देश का प्राथमिक कानून है, मूल कानून है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो संविधान क्या है? सर्वोच्च है, मौलिक है, और भैया विधियों का संग्रह है, कानूनों का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में शक्ति पृथक्करण किया गया है, उनके उत्तरदायित्वों को बांटा गया है ताकि क्या ना हो? शासन के तीनों अंगों में टकराव ना हो। शासन के तीनों अंगों में क्या ना हो? टकराव ना हो, जो कि आपको हमारे हमारे सामने क्या है? दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक सुंदर समन्वय क्या है? संविधान की परिभाषा में स्पष्ट झलक रहा है। अभी हमने केवल संविधान की परिभाषा को डिस्क्राइब किया है, अभी हमने संविधान शुरू नहीं किया। अभी हमने संविधान शुरू नहीं किया, ठीक है। अभी तो हमने बस नॉर्मली बताया है कि संविधान है क्या, ठीक। क्योंकि देखो, चाहे वो परिवार हो, देश हो, समाज हो, कोई गांव हो, इन सब को चलाने के लिए कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हमारी सोसाइटी का जब से विकास हुआ है तब से हमें नियम कानून इन सब की क्या है आवश्यकता पड़ने लगी। और ऐसा किसने बताया? एक फिलोसफर हुए हैं, इनका नाम है, एक फिलोसफर है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। नाम क्या था इनका? थॉमस हॉब्स। इनकी एक बुक है जिनका नाम है लेवियथन। इनने एक बुक लिखी थी जिनका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? लेवियाथन। ये बुक का नाम है, ठीक है, याद रखना। लेवियथन नाम की एक बुक लिखी थी और इस बुक में उन्होंने थ्योरी दी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है उन्होंने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और इस थ्योरी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि भाई साहब हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, मान लेते हैं ये सोसाइटी है, ठीक, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे क्या है, पीपल्स हैं, लोग हैं। और ये जो बहुत सारे लोग हैं ये सब क्या है, अलग अलग हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सब अलग अलग है कि नहीं है? यानी हमारी सोसाइटी में क्या होती है, विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है ना? तो इस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनको कम से कम 2 प्रकार के अधिकार तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, इस सोसाइटी को कोई ना कोई तो ऐसी चीज हो जो विनियमित करे, क्या करे, रेगुलेट करे। तो इस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो नियम और कानून होना चाहिए। नियम विनियमन, इसको बोलते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, ठीक है। इस सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक अराजकता वाली कंडीशन हो जाएगी, कोई किसी को भी क्या है मारने लगेगा, कोई किसी के घर में घुस के चोरी करने लगेगा, कोई किसी के साथ क्या है, कोई भी गलत कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति जो है इसका स्वभाव जो है वो कैसा है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, लालची है, जितने भी बुरी बुरी चीजें होती हैं वो सब है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है उसका जो मानव है, मनुष्य है, उसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, नकारात्मक है, बैड है, बुरा है। और इस स्वभाव के चलते वो गलत कार्य करता है। वो गलत कार्य करता है तो फिर यहाँ पर एक दूसरे के नियमों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, अधिकारों का हनन होता है। तो उसने कहा कि ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी को संचालित करने के लिए कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, नियम कायदे कानून होना चाहिए। और इस नियम कायदे कानून के तहत हर व्यक्ति को ये बात तो सुनिश्चित है कि उसको जीने का क्या है, जीने का क्या है, अधिकार है। ये उससे कोई छीन नहीं सकता, ये उसका प्राकृतिक अधिकार है। और दूसरा अधिकार ये है कि जीने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। बात समझ रहे हो? हर व्यक्ति को अगर जीने का अधिकार है तो जीने के लिए कुछ भी करने का उसको क्या है, अधिकार है। ऐसा कौन कह रहे हैं? थॉमस होब्स कह रहे हैं। थॉमस होब्स अपनी थ्योरी में कह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है पहले अराजक माहौल में थी, बाद में फिर इस सोसाइटी के लोगों ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में मिलके और एक राजा की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। और राजा से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई तुम हमारे जीने का अधिकार मत छीनना, बाकी सारी चीजें हमने तुम्हें सौंप दी हैं, तुम हमारी क्या है सोसाइटी को, समुदाय को क्या है संचालित करो। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, राजा हो गया, मतलब एक सरकार बन गई, आपकी भाषा में सरकार,
ठीक है, एक राजा हो गया, ये उनकी लोग हो गए, जनता हो गई, प्रजा हो गई, और इन दोनों जनता के बीच में, किसके बीच में, जनता और राजा के बीच में, प्रजा और राजा के बीच में एक क्या हो गया, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है भैया, जनता ने अपने क्या है कुछ अधिकार राजा से ले लिए कि भाई हमें जीने का अधिकार बस नहीं छीनना, बाकी क्या है आप इस समुदाय का संचालन करिए, है ना। तो राजा और जनता के बीच में क्या हो गया, एक समझौता हो गया, इसी समझौते को कहा गया सामाजिक समझौता। और यहां से पहली बार क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई, स्टेट की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई। और इस राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए। तो यहां से प्रारंभ होता है कि हमारी सोसाइटी में कोई तो ऐसी चीज हो जो सारी मशीनरी को रेगुलेट करे, विनियमित करे, नियम बनाए और संचालित करे। तो इनका भी तो कोई संविधान होगा कि नहीं होगा। तो यहां से शुरुआत होती है किसकी, संविधान की। यहां से शुरुआत होती है राज्य की। बात समझ में आ रही है। और पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि भाई जो स्टेट होता है, क्या होता है, जो स्टेट होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भूभाग, यस और नो, जनता, उस जनता को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मशीनरी होगी, है ना। तो वहां पर मान लेते हैं सरकार है, ठीक है। यहां सरकार शब्द से ऐसा क्या है, कोई भी मशीनरी, चाहे मोनार्की हो, एनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई मशीनरी हो जो उसको रेगुलेट कर रही हो। अब हम अपनी भाषा में, हमारे देश में सरकार है, सरकार की बात कर लेते हैं। और वो सरकार कैसी हो, सॉवरेन हो, कैसी हो, संप्रभु हो। बात समझ में आ रही है, हमारी सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। तो ये चारों चीजें भारत में हैं, जैसा कि हम देख लेते हैं। देखो ये भारत है, ये भारत है। भारत में भूभाग है कि नहीं है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में भारत फैला हुआ है। ये हमारी राजनीतिक क्या है, बाउंड्री है। लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। सरकार नाम की कोई चीज है जो दिल्ली में बैठी हुई है ना, और पूरे भारत को रेगुलेट कर रही है। और वो सरकार कैसी है, वो सरकार अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय लेती है। वो किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके निर्णय नहीं लेती है। बात समझ रहे हो। जैसे ही भारत सरकार को जीएसटी लागू करना था, तो क्या तुमसे पूछ नहीं आई, नहीं। भारत सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई निर्णय लेना है तो वो तुमसे पूछ नहीं आएगा, या किसी के बाहरी देश के दबाव में आके काम करती है क्या, नहीं। हमारी सरकार कैसी है, सॉवरेन है, संप्रभु है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक स्टेट है। ये क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। और इस स्टेट को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मशीनरी हो, इसी से बात आती है किसकी, संविधान की। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो राज्य होता है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में थॉमस हॉब्स ने बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुई, जनता और राजा के बीच में क्या होगा, एक समझौता होगा कि भाई साहब आप हमारे जीने का अधिकार नहीं छीनना, बाकी हमने सारे अधिकार तुम्हें दे दिए हैं, ताकि हमारे समाज में, राज्य में क्या हो, अराजकता ना हो। तुम वहां से हमारी एक मशीनरी हो, तुम यहाँ पर रेगुलेट करते रहना। और इस तरीके से राज्य बन गया। अब राज्य तो बन गया, अब राज्य की क्या बनाना पड़ेगा, हमें संविधान बनाना पड़ेगा। और संविधान क्या होता है कि जो राज्य की मशीनरी है वो कैसे काम करेगी, राज्य की मशीनरी का साधन क्या होगा, राज्य की व्यवस्था कैसे होगी, राज्य की शासन की संरचना कैसे होगी, ये सारा निर्धारण संविधान में किया जाता है। इसी को हम संविधान कहते हैं। और भारत के संदर्भ में हम परिभाषा आपको बता चुके हैं कि संविधान वह सर्वोच्च है, मौलिक है, विधियों का संग्रह है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को बांटा गया है, उनके उत्तरदायित्व को बांटा गया है, ताकि उनमें टकराव ना हो और एक शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस बना रहे। यही संविधान की परिभाषा है, ठीक। अब बात आती है कि संविधान की परिभाषा तो हो गई, है ना, लेकिन अब सवाल ये है कि संविधान कैसे बना, उसकी निर्माण की प्रक्रिया कैसे रही, कब इसकी डिमांड करी गई कि हमें भाई संविधान चाहिए, ठीक। तो इसको हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक से, ठीक।